वेलकम टू इनसाइट्स विद विशाल सूद। इस प्रोग्राम में हम चर्चा करते हैं देश दुनिया के तमाम ज़रूरी मुद्दों पर, और इनसाइट्स के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं विशाल सूद जी। वेलकम सर। थैंक यू अमन। सर, कर्नाटका के ओपोजिशन लीडर हैं सिद्धरामैया जी, जो कांग्रेस के एमएलए हैं। उनको जान से मारने की धमकियां आ रही हैं और कर्नाटका के सीएम ने भी इसका संज्ञान लिया और उस पर सख्त कार्रवाई करने की बात की है। देखो, सिद्धरामैया जी ने ये बोला है कि उनकी गाड़ी पे अटैक किया गया, राइट, और उनको जान से मारने की धमकी मिली। और बीजेपी जो वहाँ पे पावर में है, उनके सीएम ने बोला है कि डेफिनेटली इस पे एक्शन लिया जाएगा और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी, और होना भी ऐसा चाहिए। हमारे लीडर्स और हम अलग अलग पार्टीज, अलग अलग आइडियोलॉजीज और व्यूज को रिप्रेजेंट करती हैं, और एक हेल्थी डेमोक्रेसी में हमेशा डिस्कशन बेस्ड पॉलिटिक्स होनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, अब होता क्या है कि भाई कर्नाटका में इस बार स्पेशली सावरकर के पोस्टर्स को लेके हंगामा होना शुरू हुआ है, जहां पे कांग्रेस कह रही है कि भाई ये पोस्टर्स एंटी मुस्लिम है। इनको इस तरह से दिखाया जा रहा है कि भाई ये सर्टन ये एंटी मिनॉरिटी इसको बनाया जा रहा है, जबकि सावरकर जी का हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में योगदान सबको पता है। तो मेरे को लगता है कि ओपोजिशन पार्टीज को भी, अगर लेट्स सपोज कि एक पार्टी सर्टन आइडियोलॉजी में बिलीव करती है, उनको लगता है कि सर्टन हमारे रोल मॉडल्स हैं और इस तरह से देश का फ्यूचर देखना चाहिए, तो उनको भी वो बात रखने का हक है। अगर हम हर एक मुद्दे को, अगर सावरकर के पोस्टर लगे हैं और अगर हम इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम के बीच का डिवाइड बना देंगे, तो मेरे को लगता है कि इस तरह से देश में शांति कभी भी कायम नहीं हो पाएगी। हमें ये जो मेजॉरिटी और मिनॉरिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो अंग्रेज हमें देके गए, हमें इससे हटना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं कि हमें एक हिंदुस्तानी होने का गर्व महसूस करना चाहिए और एक दूसरे को एक मानना चाहिए। हम हमेशा अपने छोटे छोटे डिफरेंसेस पे ज्यादा फोकस करते हैं और जो हजारों वर्ष की कॉमन हेरिटेज है उसको इग्नोर करते हैं। शायद ये ह्यूमन नेचर है, शायद ये कभी भी ना बदले, और शायद जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि होपफुली हम सब लोग एक हमारे बराबर अधिकार हैं, कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं किसी को मिलेगी, चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है। मेजॉरिटी मिनॉरिटी का फर्क तो आता है कि अगर ये मेजॉरिटेरियन स्टेट हो, अगर ये सेक्युलर और सबके लिए एक स्टेट है, तो हाउ, जब आप इस तरह के इंसाइट करेंगे लोगों को कि जस्ट बिकॉज आप अल्पसंख्यक हो, इसके कारण आप अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा मांगो, तो बेसिकली आप डिफरेंसेस के बीज बो रहे हो। जिन लोगों को जरूरत है, जो कम्युनिटीज जिनकी सर्टेन लेवल तक जिनको एक काइंड ऑफ डिसएडवांटेज मिला है, उनकी सपोर्ट करना भी जरूरी है। पर उसमें भी हम सबको ऐसे सोचना है कि हमारे सारे भारतीय तरक्की करें, सब पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिक्रीजिंग द कॉम्पिटेंस ऑफ द नेशन। तो उसको भी सही तरीके से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। बिल्कुल सर, समाज को ऐसे तरीके से क्रिएट करना चाहिए कि किसी को मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े कि मुझे ज़्यादा मिले या मुझे कम मिले। एब्सोल्युटली सर, 2024 में इलेक्शन आ रहे हैं और मनीष सिसोदिया जी ने, जो पिछले दिनों में काफ़ी चर्चा में रहे, और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि इस बार इलेक्शन मोदी वर्सेस केजरीवाल होने वाले हैं। देखो, मनीष सिसोदिया जी अगर ये कह रहे हैं तो वो बिल्कुल सही है क्योंकि वो आम आदमी पार्टी से हैं, और आम आदमी पार्टी ने कभी भी अपनी नेशनल एम्बिशंस नहीं छुपाई हैं। अब क्या उनसे इत्तेफाक राहुल गांधी जी रखते हैं? क्या उनसे इत्तेफाक डॉक्टर राव रखते हैं, जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं? क्या उनसे इत्तेफाक नीतीश कुमार जी रखते हैं? क्या उनसे इत्तेफाक ममता बनर्जी रखते हैं? क्वेश्चन ये है। और मेरे को लगता है कि आज बीजेपी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि ओपोजिशन में कोई यूनिटी नहीं है, बट और वो यूनिटी होना आसान भी नहीं है क्योंकि अगर आप सिर्फ किसी को हराने के लिए जुड़ रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म जुड़ोगे नहीं और देश को आप फिर अच्छे तरीके से मैनेज ही नहीं कर पाओगे। आपके डिफरेंसेस बहुत बड़े हैं। ममता बनर्जी की आइडियोलॉजी और आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है। राहुल गांधी की आइडियोलॉजी और डॉक्टर राव की आइडियोलॉजी बिल्कुल अलग है, और नीतीश कुमार की आइडियोलॉजी तो बिल्कुल अलग है। उनकी आइडियोलॉजी की समहाउ मेरे को कैसे पावर में रहना है, वो उसमें सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। तो मेरे को ये लगता है कि भाई हमें अपनी आइडियोलॉजी के बेसिस पे पॉलिटिकल व्यूज लेने चाहिए या गठबंधन करने चाहिए। अगर आपके व्यूज ही बिल्कुल अलग हैं देश को चलाने के लिए, और जस्ट बिकॉज एक अपॉर्चुनिटी आपको नजर नहीं आ रही है और आपको लगता है कि एक जो गवर्नमेंट पावर में उसको हराने के लिए सिर्फ इकट्ठे होने के अलावा कोई तरीका नहीं है, तो वो मेरे को लगता है कि एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स नहीं है, देश के लिए अच्छे साइन नहीं है। पर ये बीजेपी के लिए एक स्ट्रेंथ बन जाती है। हम होप करते हैं, देखो अच्छी ओपोजिशन, स्ट्रांग ओपोजिशन की बहुत जरूरत है एक देश को, अगर एक डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट रहना है और स्ट्रांग रहना है।
पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। हमें ये मान के चलना है कि अगर स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन नहीं होगी तो अल्टीमेटली सबकी आवाज नहीं सुनी जाएगी। बट इस स्टेज पे ये कह पाना कि अरविंद केजरीवाल ही इट इज अरविंद केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी, ये सिसोदिया जी का बयान हो सकता है। और उन्होंने ये भी बोला कि मेरे को भी टारगेट इसलिए किया जा सकता है बिकॉज किया जा रहा है क्योंकि मैं अरविंद केजरीवाल जी का एजुकेशन मिनिस्टर हूं जी। तो बिकॉज ये मेरे को, ये उन्होंने बोला ये टारगेट मेरे को नहीं है, ये टारगेट अरविंद केजरीवाल को है। और सीबीआई की रेड्स के बाद जी अब ये गवर्नमेंट पे जिम्मेदारी है कि वो शो केस करें कि क्या ये रेड्स के अंदर से एंड रिजल्ट क्या निकलते हैं जी। अदरवाइज ये हमारी सेंट्रल एजेंसीज की क्रेडिबिलिटी पे एक क्वेश्चन मार्क बन सकता है। बिल्कुल सर हम हमेशा बात करते हैं कि प्रोडक्शन की भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाई जानी चाहिए। तो AK-203 राइफल बनाई जानी शुरू हो गई है, अमेठी में पहला प्लांट लगा है। तो क्या माना जाए कि डिफेंस इक्विपमेंट में हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहे हैं? देखो डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, पर इस खबर को हमें सिर्फ आत्मनिर्भरता और डिफेंस के तरीके से नहीं देखना है जी। इसका देखो मल्टीपल एनालिसिस की जरूरत है, सबको समझने की जरूरत है जी। सबसे पहले तो अमेठी में ये फैक्ट्री क्यों? तो एक चीज इसको पॉलिटिकल साइड से अगर देखें तो बीजेपी ने यह प्रूव कर दिया कि अमेठी जो कई दशकों तक कांग्रेस का बेस्टियन था, कि वहां से कांग्रेस गांधी परिवार के लोग ही खड़े होते थे, जीतते थे, वहां पे इतनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं थी। और स्मृति ईरानी के वहां के एमपी बनते ही वहां पे इतनी बड़ी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आ गई। ये हजारों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगी और शायद अमेठी की जो पूरी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसका एक सेंट्रल पार्ट बन जाए। वहां पे गवर्नमेंट ऑफिसर्स आएंगे, लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, फिर वो एक्सपेंस करेंगे, बड़े बड़े ऑफिसर आएंगे। तो ये उस पर्सपेक्टिव से भी इसको ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है जी। दूसरा, अब हम बात कर रहे हैं कि आत्मनिर्भरता की जी। आत्मनिर्भरता के पर्सपेक्टिव से ये बहुत बड़ा स्टेप है। मैं हैरान होता हूं कि जिस देश के साइंटिस्ट न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिया 1970s में जी, स्पेस व्हीकल्स बना दिए, जिन्होंने, मैं अभी तक मेरे को अब्दुल कलाम आज़ाद जी, हमारे भारत रत्न अब्दुल कलाम आज़ाद जी की मेरे को पिक्चर्स में अभी भी मेरे दिमाग में है कि वो साइकिल पे कैसे रॉकेट, जहां के साइंटिस्ट साइकिल पे जाके रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं, उस लेवल का उनका ब्रेन है, क्या वो अपने लिए बेसिक बंदूकें नहीं बना सकते थे? बिल्कुल। प्रॉब्लम ये थी कि उसके अंदर मिडलमैन बहुत थे, बाहर से आता था इक्विपमेंट, उसके अंदर एक प्रॉफिट या एक जो भी कमीशन है लोगों को मिलता था और सीधा इंपोर्ट कर लिया जाता था, और भारत के पास बजट था। जो लोग रॉकेट, स्पेसशिप्स, सैटेलाइट्स, न्यूक्लियर बॉम्ब्स बना सकते हैं, हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल्स बना सकते हैं, वो डेफिनेटली AK-47, AK-203 तो बना ही सकते थे जी। और आप देखो इंडियन आर्मी, डिफेंस फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस को कितनी अमाउंट में ये वेपन्स चाहिए होते थे, तो कितनी फॉरेन करेंसी हमारी वेस्ट होती थी। फिर उसके अंदर ज्यादा पैसा फॉरेन कंपनी के पास ही जाता था जी। आज जब इंडिया में फैक्ट्री बनेगी, इंडिया में नौकरियां लगेंगी, फिर इसकी धीरे धीरे 5 से 70% और फिर 100% तक अगले 3 सालों में इंडिजिनाइजेशन हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि इसके जो स्पेयर पार्ट्स भी हैं वो सारे भी इंडिया में बनने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है भारत की आत्मनिर्भरता की तरफ। ये हम इसको सिर्फ ये ना सोचे कि ये सिर्फ एक डिफेंस फोर्सेस के लिए, ये हमारी पुलिस फोर्सेस को भी और स्ट्रांग करेगा। हम कितनी बार इस चीज का जोक बनाया जाता है कि भाई जो डाकू हैं, जो गैंगस्टर्स हैं, उनके पास तो मॉडर्न वेपन हैं और हमारे पुलिस वाले आज भी 303 लेके घूम रहे हैं या डंडे लेके घूम रहे हैं। जब वो इंडिजनाइजेशन हो जाएगी तो हमारी डिफेंस फोर्सेस और स्ट्रेंथन होगी। जो हम रिस्क देखते हैं सर्टेन एरियाज में, जैसे पंजाब में इस वक्त जो हमारी फोर्सेस रिस्क फेस कर रही हैं, उसको हमारी फोर्सेस जो भी बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेटर्स आते हैं या जो भी गैंगस्टर्स हैं, उनको बेटर तरीके से हैंडल कर पाएंगी जी। सर, यूएन ने जो एग्जम्पशन दी हुई थी ट्रैवल बैन पे तालिबान को, वो एग्जम्पशन भी खत्म कर रहे हैं? वो खत्म नहीं कर रहे हैं, उसको रीअलाइन कर रहे हैं जी। बेसिकली जो प्रॉमिस तालिबान ने तब किए थे 1 साल पहले, उन्होंने एक भी प्रॉमिस नहीं निभाया। उन्होंने जो औरतों की एजुकेशन को वहां पे खत्म कर दिया है, जो सिविल लिबर्टीज है उनको खत्म कर दिया है। वो एक बेसिकली एक्सटॉर्शन रैकेट है, दैट इज नॉट अ गवर्नमेंट। वो एक्सटॉर्शनिस्ट
और स्मगलर्स का एक रैकेट है जो बाय फोर्स अपनी जनता के लिए वो कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं ना। वहां पे ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों को दवाइयां नहीं, ये तो सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड के दम पे वहां पे समहाउ चल रहा है। आप अगर वहां की ग्राउंड लेवल पे रियलिटी देखेंगे, वहां की औरतें, वहां के बच्चे, वहां के यूथ के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप मेरे को बताओ, तालिबान के राज में कौन इन्वेस्ट करने आएगा, कौन सी कंपनी चलेगी? और जब जिस तरह का वो बेसिकली इन्वायरमेंट वहां पे, बिकॉज तालिबान बाय डेफिनेशन उनका मैंडेट है कि उन्होंने वहां पे शरिया लॉ इंप्लीमेंट करना है। उस लॉ के अंदर जो मॉडर्न ह्यूमनिस्ट माइंडसेट है, जो मॉडर्न लिबर्टीज हैं, जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, उनका उनके साथ कोई तालमेल नहीं है। तो मेरे को ये लगता है कि ऑफ कोर्स, पर क्योंकि आम जनता का भी सवाल है, तो सर्टेन एजुकेशन मिनिस्टर्स या सर्टेन लोग जो इस वक्त नेगोशिएट कर रहे हैं यूएस से, उनकी अगर कोई बेसिकली उस कमेटी की, जो यूएन की कमेटी है, अगर उनकी तरफ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं आती है, तो ये जो उनको एग्जाम्पशन मिली है सर्टेन लेवल तक चलती रहेगी। पर उस पर रीडिस्कशन हो रही है कि क्या इनको अलाउ करना चाहिए कि नहीं चाहिए। पर मेरे को लगता है कि इस वक्त यूनाइटेड नेशन को इंश्योर करना चाहिए। अभी तक तो यूएस ने तो अपने आप को, अपना हाथ वहां से झाड़ लिया है, और वहां की जो 20 साल से समहाउ कुछ स्टेबलाइजेशन आई थी, एक ही दिन में उन्होंने जिस दिन भारत आजाद हुआ उस दिन अनफॉर्चुनेटली पिछले साल अफगानिस्तान वापस केव टाइम्स में अफगानिस्तान वापस मिडिल एजेस में चला गया, जहां पे कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, सिर्फ बंदूक के दम पे आप लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। सर, एक ऐसी स्थिति यूक्रेन में भी बनी हुई है, और यूएस अब यूक्रेन को और हथियार देने की बात कर रहा है, और ड्रोन्स, मिलिट्री ड्रोन्स पहुंचाने की बात कर रहे हो। देखो, यूएस ने अभी तक इस पैकेज को इंक्लूड कर लिया, $700 मिलियन का और पैकेज है, रफली $10 बिलियन, मतलब 80,000, 10 पॉइंट समथिंग बिलियन, 80,000 करोड़ के हथियार वहां पे भेजे हैं। और अल्टीमेटली उन्होंने 80,000 करोड़ का बिजनेस अपनी डिफेंस कंपनीज को दे दिया है। और इसमें हो क्या रहा है कि यूक्रेन, जो पिछले 6 महीने अब रफली हो गए हैं, एक डिस्टेबलाइज सिचुएशन में है। वहां पे कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ह्यूज रिस्क है। और जब ऐसी वॉर सिचुएशन होती है, नेचुरल रिसोर्सेज की कुछ बड़े लोग एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, वहाँ के ऑयल, वहाँ के आयरन ऑर्स, वहाँ से जो पहले गवर्नमेंट को पैसा जाना था और गवर्नमेंट ने उस पैसे की यूटिलाइजेशन पब्लिक सर्विसेज में करनी थी, अनफॉर्चुनेटली आज एक ब्लैक मार्केट यूक्रेन में बनी पड़ी है और प्राइवेट हैंड से वो सारी नेचुरल रिसोर्सेज निकल रही हैं। ये खबरें यूक्रेन से आ रही हैं, और बेसिकली कुछ बिलियनियर्स, जो यूएस के बिलियनियर्स हैं, वही इसमें ब्लैक मार्केट पे इन्वेस्ट करके खूब पैसा कमा रहे हैं। आज भी यूक्रेन का तेल यूरोप या रशिया का तेल यूरोप पहुंच रहा है, पर वो ब्लैक मार्केट के थ्रू पहुंच रहा है। और मेरे को ये लगता है कि इस वक्त अगेन यूक्रेन के प्रेसिडेंट को इस वक्त समझने की जरूरत है कि ही हैज टू सिट विद पुतिन डायरेक्टली। उनके ऊपर जिम्मेदारी यूएस की विजन को पूरा करने की नहीं है, नेटो के वो आंसरेबल नहीं है, उनको प्रेसिडेंट वहां की जनता ने बनाया है, ही इज आंसरेबल। वो बड़े खुश हो रहे हैं कि मेरे को और हथियार मिल गए। आप क्या करोगे उन हथियारों का? हर रोज इंच बाय इंच रशिया आपकी जमीन को और कब्जे में लेता जा रहा है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करता जा रहा है। आप मीडिया में जितना मर्जी बोल दो कि हमने कुछ पार्ट वापस रिकवर कर लिया और कुछ जगह पे वो आगे बढ़ पा रहे हैं, बड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ पा रहे हैं, उसका क्या मतलब है? आप लॉन्गर टाइम अपने देश को लड़ाई में रख रहे हो। आपका सर्टन ईस्टर्न यूक्रेन तो ऑलरेडी प्रो मॉस्को सेपरेटिस्ट ने कब्जा कर रखा था पिछले 8 सालों से, वहां पे ऑलरेडी गवर्नमेंट की लड़ाइयां चल रही थी। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि एक नौसिखिए कॉमेडियन को यूक्रेन ने प्रेसिडेंट बना के, मेरे को लगता है यूक्रेन की जनता इस वक्त पछता रही होगी। इस वक्त डेफिनेटली वो अपनी सरकार के साथ खड़े हैं और अपने देश को डिफेंड करेंगे, वो बहादुर लोग हैं। बट द पॉइंट इज कि गलती उनकी नहीं है, गलती है कि एक प्रेसिडेंट की, एक पॉलिटिशियन की, जिसको सपोर्ट मिली कुछ वेस्टर्न अलायंस से, उसके कारण उसने अपने पूरे देश का भविष्य खतरे में डाल दिया। बिल्कुल, और हथियार उठाकर फोटोशूट करवाने की बजाय मेरे ख्याल से नेगोशिएशन पे ध्यान दिया जाता तो ये हालात ना होते। डेफिनेटली। शुक्रिया सर। इस तरह की और भी जानकारी लेके आते रहेंगे, करंट अफेयर्स की बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए पंजाब टुडे। हम फिर मिलते हैं इनसाइट्स विद विशाल सूद के साथ।